सबसे पहले ना इसमें जो एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव आता है कि जो एसी करंट होता है, हम जो वापडा की सप्लाई यूज़ करते हैं ना वो एसी करंट में आती है, और जो यूपीएस की बैटरी होती है 12 वोल्ट की वो डीसी करंट उसको कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लें कि ये दो चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं। ठीक है, कि एसी करंट कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसके लिए यूज़ होता है एसी जनरेटर। ठीक है, ये इसका सबसे कॉमन सोर्स है। और एसी को क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वापडा वाले हर जगह एसी करंट सप्लाई करते हैं, डीसी करंट सिर्फ बैटरी का होता है, सेल का होता है, या सोलर पैनल जो होती है उसका होता है। तो इसकी एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, और कम खर्चे पर। और नेक्स्ट इसकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन है कि कौन से करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे हम। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट और चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो टाइम के साथ साथ, या ऐसा करंट जो ऐसी बैटरी या वोल्टेज सोर्स से पैदा हो जिसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो टाइम के साथ, कीप ऑन रिवर्सिंग। कीप ऑन रिवर्सिंग का ये मतलब है कि ये साइड पे आप फिगर देखें, इस फिगर में आप देखें कि ये जो फर्स्ट फिगर है, ये फिगर यहाँ आपको पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसकी ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है या एसी सोर्स है। तो इसकी ना कुछ देर के लिए ये साइड पॉजिटिव रहती है और ये नेगेटिव रहती है, और करंट फ्लो करता है इस तरफ। ठीक है, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी पोलैरिटी उलट हो जाती है, ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहता है लगातार। करंट बार बार लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ना सिर्फ डायरेक्शन बल्कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसा इसलिए होता है कि ये जो करंट है ये हम जनरेटर से पैदा करते हैं। जनरेटर में कॉइल घूमती है मैग्नेट्स में, तो कॉइल कभी सीधी हो जाती है जब घूमेगी, और कभी उल्टी हो जाती है, तो उस वजह से उसके अंदर करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है। ठीक है, अच्छा इन दोनों डेफिनेशंस में आपने कोई एक डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, फर्ज कर लें हम ये वाली, ये बुक में है, वैसे ये वाली अगर कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ये जो नीचे थ्योरी दी हुई है इसमें यही बात एक्सप्लेन की हुई है। फर्ज करें करंट को पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसका टाइम पीरियड है टी, तो अगर हम उसको हाफ कर लें, पहले हाफ में करंट एक तरफ फ्लो करेगा, दूसरे हाफ में करंट दूसरी तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस सूरत में यहाँ पे हम इसके साथ ये थ्योरी लिखी हुई है, बस आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये साथ दो फिगर्स बनानी है, और ये टाइम का लिखना है कि ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। यहाँ तक इसके लिए काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है टाइम पीरियड। तो करंट को एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगेगा, मतलब करंट एक तरफ फ्लो कर रहा है, फिर रिवर्स हो गया, फिर उसी तरफ हो गया, तो एक साइकिल पूरा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, और एक सेकंड में करंट कितनी दफ़ा डायरेक्शन चेंज करता है या कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। जो वापडा वाले हमें सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये भी याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है इसके बारे में। यानी हमारे जो वापडा की सप्लाई है उसमें करंट 50 दफ़ा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है एक सेकंड में, और 50 दफ़ा दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, ये इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान। इसके बाद है सोर्स ऑफ एसी। सोर्स ऑफ एसी का मतलब है कि एसी का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। तो मोस्ट कॉमन सोर्स जो है वो जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, ये हम 15 चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसमें कॉइल घूमती है और इससे जो करंट बाहर आएगा वो कॉइल घूमने की वजह से बार बार अपनी रोटेशन डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। इससे जो वोल्टेज आते हैं हमें मिलते हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा साइन 2 पाई ओवर टी। साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हैं।
अच्छा, अब इस इक्वेशन में साइन आ रहा है, साइन का मतलब ये है कि इसका आंसर कभी मैक्सिमम आएगा, कभी ज़ीरो हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और साइन की वैल्यू चेंज होगी तो साथ में वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से ये हमने पिछले उसमें ड्राइव की हुई है, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर से हमें मिलते हैं उसकी इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी नॉट। इसमें चेंज क्या चीज़ होनी है, इसमें टाइम चेंज होगा, मतलब 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो ये पूरा एंगल चेंज हो जाएगा, और एंगल चेंज होगा तो उसका साइन भी चेंज होगा और साथ वोल्टेज भी चेंज होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ना नेक्स्ट इसका ग्राफ है कि ग्राफ कैसे बनाना है, तो हम उसके लिए यही इक्वेशन दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी है, हमने ये इक्वेशन लिखी है। ठीक है, ये वही इक्वेशन है। इसमें हम करेंगे ये कि जो टाइम का साइकिल है, मतलब एक साइकिल को कितना टाइम लगता है, उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये देखें आप, इसमें फर्ज करें करंट को टाइम मुकम्मल करने, साइकिल मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगा है वो कैपिटल टी है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम करेंगे 4 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, पहले इसको हाफ करें, फिर इसको हाफ करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर इसको भी हाफ करें तो ये हो जाएगा 3t/4, मतलब 4 हिस्से बन गए। हमने वो जो इक्वेशन लिखी है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन 2 पाई/t इंटू टी, इसमें स्मॉल टी की जगह पे पहले ये पुट करना है, फिर ये पुट करना है। ठीक है, और फिर ये चारों बारी बारी 5 पॉइंट ये पुट करने हैं बारी बारी, और हमने इसमें ये देखना है कि अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो इस v का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये v की वैल्यू क्या आएगी, हमने यहाँ पुट करनी है इसकी वैल्यूज। तो ये नोट्सों पे ना मैंने बारी बारी पुट की हुई है, यहाँ मैं सॉल्व नहीं करता, फिर इस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप देखिए, पहले मैंने ना इसमें 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने 0 पुट किया हुआ है। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये 0 पुट किया। ठीक है, तो ये एंगल 2 पाई/t मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो साइन के साथ आ जाएगा 0, और साइन 0 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर मैंने t/4 पुट किया है। ठीक है, t/4 यहाँ स्मॉल t की जगह लिखा, तो ये पूरा कैंसिल होके ये रह जाएगा, और इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, साइन π/2 1 होता है, ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने साइन 2 पाई/t स्मॉल t की जगह लिखना है t/2, इसका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई जो है वो 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसके बाद ये भी पुट कर दें। ठीक है, अब ये साइन 3 पाई/2 बन जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में -v0, और फिर ये पुट करें 2 पाई हो जाएगा, ये 0 दोबारा 0 हो गया। अब ना हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमने ग्राफ इस तरह बनाना है कि एक्स एक्सिस पर t की वैल्यू लेनी है 0, t/4, t/2, 3t/4 और कंप्लीट t, और y एक्सिस पर हमने ऊपर लेना है, यहाँ 0 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्ट v0 है +v0, और नीचे -v0। अब ये आपके पास ग्राफ पेपर है, आपने ना इस पे पॉइंट लगाने हैं जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उस तरतीब से। तो पहले देखें, हमने जो पहला पॉइंट निकाला है वो ये है 0। जब टाइम 0 था तो वोल्ट भी 0 थे, तो पहला पॉइंट आएगा 0 0 पे। ये दोबारा देख लें, जब स्मॉल t 0 है तो वोल्ट v की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली। तो हम जब इसको पुट करेंगे, पॉइंट लगाएं ग्राफ पेपर पे, देखें क्या पॉइंट आएगा, 0 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने लगाना है, यहाँ देखें
x की वैल्यू लेनी है ये x एक्सिस पे t/4 और y की वैल्यू y के ऊपर लेनी है v0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू है ये t/4 और y की वैल्यू है v0, तो यहाँ पॉइंट आएगा। इसी तरह तीसरा पॉइंट आप चेक करेंगे तो उसमें यहाँ पे आ जाएगा 0, t/2 पे फिर 0 है, 3t/4 पे -v0 है। ठीक है, ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मेजरली, और x की वैल्यू है t, तो वहाँ पर वैल्यू दोबारा 0 है। तो अब अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको ये इस तरह की साइन वेव मिल जाएगी या ग्राफ बन जाएगा। तो यही ग्राफ हमने उधर बनाया हुआ है, इसमें चेक करें, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपने इसके साथ बनाना है, और ये ग्राफ इसमें x की तरफ t की वैल्यूज ली हुई हैं और y की तरफ जो है वो आपने v की वैल्यू ली हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसके साथ एक और ग्राफ भी बनाना है, उसमें x की तरफ लेना है एंगल और y एक्सिस की तरफ होगा कि वोल्टेज। अच्छा, एंगल अब कौन सा लेंगे, तो हम इसी को दोबारा देख लेते हैं। जब हमने इसमें पुट किया था 0, t को 0 पुट किया था, तो साइन के आगे देखें एंगल बना है 0 और v की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट हम ये लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ शेयर करके दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ये दूसरा ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे कि x एक्सिस पर हमने एंगल्स लिख दिए हैं और y एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिखी है। ठीक है, v0 और -v0। तो अब आप पॉइंट्स लगाएं, पहला 0 0 पे आ जाएगा क्योंकि एंगल भी 0 है और वोल्ट्स भी 0 है। अब दूसरा पॉइंट चेक करें, t जब t/4 पुट किया तो एंगल बन गया π/2। ठीक है, एंगल लेना है π/2 और v की वैल्यू लेनी है v0। π/2 एंड v0, π/2 x की ऊपर लेना है और y की ऊपर लेना है v0। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट पॉइंट लगाना है, t/2 जब पुट किया था तो एंगल बन जाएगा पाई और v की वैल्यू आ जाएगी 0। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा x के ऊपर पाई और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह उससे अगला पॉइंट 3π/2 एंगल बनेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और उससे अगला यहाँ, तो ये भी वही ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो हमने एंगल इसमें लिए हैं, ये एंगल कहलाते हैं फेज एंगल्स। जी, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसमें वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए यहाँ हम ये जो डेफिनेशन ये 2 मार्क्स की आ जाती है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो चले देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फर्ज करें हमारे पास वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट। तो आपको पता है कि वोल्टेज की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। फ़र्ज़ करें वो चेंज हो रही है। फ़र्ज़ करें वापडा के वोल्टेज हैं 0, 100, 200, 240 तक जाती है, उसके बाद दोबारा कम होती है, ठीक है, और 0 हो जाती है, उसके बाद माइनस में चली जाती है, -100, -2। माइनस का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है इसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। उसके बाद दोबारा कम होती है और 0 हो जाती है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें ना, तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा कि वैल्यू पहले मैक्सिमम गई है, ठीक है, ये ग्राफ हमने पढ़ भी लिया है पहले, फिर 0 हो गई है, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुई है और उसके बाद फिर 0 हो गई। यानी हम अगर इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दें ना और उसमें से करंट चेक करें कि कैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो आप देखिए इसमें ना करंट पहले एक तरफ मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, 0 हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसी तरह वोल्टेज भी मैक्सिमम, फिर एक तरफ मैक्सिमम हो जाएंगी,
ठीक है, ये साइड पॉजिटिव रहेगी जो पहली साइकिल है, उसके बाद जो है ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी नेक्स्ट साइकिल में, तो करंट भी रिवर्स होगा। तो जब वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है ना, तो फिर हम उसके साथ नेगेटिव साइन डालते हैं। अच्छा, तो अब इसमें पहली जो डेफिनेशन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप मुझे कोई भी वैल्यू इसमें से बताएंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ एक लम्हे के लिए होगी, अगले लम्हे वो चेंज हो जाएगी। इसलिए इस वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्टेंट पे है, नेक्स्ट इससे पहले और इसके बाद जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन से निकलती हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आप यहाँ ये वैल्यूज चेंज करते जाएं, टाइम चेंज होगा, ठीक है, और इसका v का जवाब जो है वो भी चेंज होता जाएगा। ये 0 से 240 तक जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -240 तक जाएगा। तो इसलिए जो ये वाली v है इसकी कीमत लगातार चेंज होती रहेगी और इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये डेफिनेशन आप लोगों ने लिख देनी है, द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज दैट एग्जिस्ट इन ए सर्किट एट एनी टाइम t, और आगे जो है उसके बाद 3 इक्वेशंस लिख देनी है। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। यानी एक साइकिल में वो ज्यादा से ज्यादा कितना इंक्रीज होती है वैल्यू। अगर हम इसको यहाँ देखें बोर्ड पे, तो आप देखें ये वैल्यू अगर आप इन पे नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाती है, उसके बाद दोबारा कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू कहलाएगी। तो ग्राफ में हम इसको V नॉट से जाहिर करते हैं। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो पीक टू पीक वैल्यू है। पीक टू पीक कहते हैं कि इस पीक से इस पीक तक यहाँ टोटल कितने वोल्टेज होंगे। तो आप देखें कि अगर ये 240 है और ये भी 240 है, माइनस साइन का मतलब होता है कि पोलैरिटी उलट है, ठीक है, अपोजिट हो गई है, यहाँ देखिए इस फिगर में, ठीक है, लेकिन वोल्टेज तो उतने ही होते हैं, ये भी 240 है यहाँ और यहाँ भी 240 है, फर्क सिर्फ पोलैरिटी का होता है। तो अगर एक पीक से दूसरे पीक तक वोल्टेज निकालने हो तो इसको हम फिर दोनों को प्लस कर देंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 480। मतलब अगर ये V नॉट है और ये भी V नॉट है तो पीक टू पीक वैल्यू को PP वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 2V नॉट। यहाँ देखें ये पीक टू पीक की डेफिनेशन है, द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज यूजली नॉन एज पीक टू पीक वैल्यू। मतलब आपने पॉजिटिव साइड पर जो वैल्यू है और नेगेटिव साइड पर जो वैल्यू, दोनों को प्लस करना है। और ये कैसे किसकी इक्वल होती है? ये 2V नॉट की इक्वल होती है, यानी जो पीक वैल्यू है आपने उसको डबल कर देना है। अच्छा, चलें अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में ये भी 2 मार्क्स की आती है डेफिनेशन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये असल में ना एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू लेने का तरीका है, लेकिन मेथड यहाँ चेंज है। वो क्यों चेंज है, इसके लिए ना हम इस फिगर पे फोकस करेंगे जी। तो ये देखें, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, पहले पॉजिटिव वैल्यूज फिर नेगेटिव वैल्यूज। अगर आपसे कहा जाए कि इसका एवरेज लें तो आप एवरेज कैसे लेंगे? एवरेज कैसे लेते हैं कि आप सबको जमा करते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ वैल्यूज पे। तो यहाँ पर जब हम एवरेज लेंगे तो ये वाली वैल्यूज हैं पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज हैं नेगेटिव। तो जब जमा करेंगे तो इसका जवाब तो 0 आ जाएगा। तो जिससे भी डिवाइड करेंगे जवाब तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें वापडा वाली एवरेज वोल्टेज या करंट 0 दे रहे हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, ठीक है, हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं। तो यहाँ मसला ये है कि जब हम एवरेज लेते हैं ना, तो हम यहाँ सिंपल मेथड से एवरेज नहीं ले सकते, हमें मेथड चेंज करना होगा एवरेज लेने का। क्योंकि जो हम करंट यूज़ कर रहे हैं
ठीक है, उसकी सिंपल एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो हम पंखे चला रहे हैं, एसी चल रहे हैं, सारा कुछ, वो तो 0 नहीं है, एनर्जी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए ना हम यहाँ मेथड चेंज करेंगे एवरेज लेने का। एवरेज लेने का मेथड ये करेंगे कि हमने जो ग्राफ लेना है ना, मतलब ये ग्राफ है, तो हम, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं और कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो हम इसमें पहले स्केयर ले लेते हैं ग्राफ का। स्केयर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखें ये ग्राफ है सिंपल। अब आपको पता है कि ये वैल्यूज पॉजिटिव है, फर्ज करें ये वैल्यू 3 तक जा रही है, +3 तक, और ये वैल्यू जो है वो -3 तक जा रही है, ये 0 है। अगर आपसे कहा जाए कि इनका स्केयर लें और हर पॉइंट पर स्केयर लें और ग्राफ बनाएं, तो 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 आ गया 4, फिर 1 का 1, ठीक है, फिर 0 का 0। तो यहाँ का ग्राफ जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो फर्ज करें ये वैल्यू V0 है, तो ये जो वैल्यू होगी ये V0 स्केयर होगी। ये जो दूसरा ग्राफ हमने बनाया है ना, ये इसके स्केयर का ग्राफ है। हमने हर पॉइंट पे स्केयर लिया है और उसके पॉइंट्स लगा दिए। अब यही काम नेक्स्ट साइकिल में करें। नेक्स्ट साइकिल में करेंगे तो यहाँ पे -1 है, -1 का स्केयर कितना होगा, +1, तो +1 का पॉइंट हम ऊपर लगाएंगे। फिर -2 है, -2 का +4 आएगा, +4 ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर -3 का आएगा 9, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर -2 का 4 आ जाएगा, ठीक है, -1 का 1 आ जाएगा और 0 का 0। तो ये जो दूसरी नेगेटिव साइकिल थी उसका ग्राफ स्केयर वाला भी ऊपर बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि स्केयर लेने से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो अब दोनों ही ऊपर हैं, तो हमने पहले स्टेप में लिया स्केयर, ठीक है। उसके बाद हम एवरेज लेंगे। अब देखिए वैल्यू पहले 0 है, फिर यहाँ तक गई है, फिर 0, फिर यहाँ तक गई है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लें, 0 + V0 स्केयर, तो दो वैल्यूज हैं, 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा V0 स्केयर बाय 2। और ठीक है, हमने दूसरे स्टेप में एवरेज ले लिया, या इसको आप मीन भी कह सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने दूसरे स्टेप में मीन वैल्यू ली है। और आखिर में क्या करना है, जो आपने स्केयर लिया था उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए आप अंडर रूट लेंगे। तो अगर आप अंडर रूट लें इसका, ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी, इसमें ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा V0 ओवर √2। तो हमने आखिर में अंडर रूट लिया है, तो इसलिए ये जो फाइनल आंसर आया है इसको हम कहेंगे VRMS, रूट मीन स्केयर। यानी ये जो है वो रूट मीन स्केयर, ये जो 3 नाम मैंने लिखे हैं यहीं से देख लें, रूट मीन स्केयर इसको पढ़ते हैं, तो शॉर्ट में इसको RMS लिखते हैं। तो वोल्टेज की जो RMS वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, जो पीक वैल्यू है उसको √2 पे डिवाइड कर दें, या फिर √2 को जब आप कैलकुलेटर से करेंगे ना 1/√2, तो ये हो जाएगा 0.707, और इसको V0 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो RMS वैल्यू वोल्टेज की इस इक्वेशन से आएगी। इसी तरह अगर आप करंट की निकालना चाहें तो करंट की इक्वल होगी I0 ओवर √2। इसके रिलेटेड MCQs भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। 0.707 जो है वो 1/√2 आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो उसकी जगह आ जाएगा। तो जो एवरेज लेने का मेथड है ना, अगर ऐसी साइन वेव की फॉर्म में कोई चीज़ हो जैसे वोल्टेज या करंट होते हैं, तो उसका एवरेज हम सिंपल तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि उसका जवाब 0 आएगा और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, पहले स्केयर लेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे, और इसको फिर कहते हैं RMS। तो आप देखिए नोट्सों पर आपने कितना करना है। नोट्सों पे आपने ये लिखा हुआ है कि ये है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्केयर वैल्यू।
मतलब इफेक्टिव वैल्यू जितना हमें उसका जो आउटपुट आती है ना वोल्टेज की या करंट की, वो आरएमएस वैल्यू से पता चलता है कि कितनी आउटपुट हमें मिलेगी। और ये बात याद रखनी है कि अगर हम डीसी मीटर या कोई भी एमीटर या वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, ठीक है। अक्सर हम वोल्ट मीटर पे रीडिंग शो होती है 220 वोल्ट वापटा की, अगर आपकी जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर डीपी होती है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू शो करता है, पीक वैल्यू कभी भी शो नहीं कर रहा होता। तो आपने ना यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये सारा यहाँ लिखना है। और फिर ये लिखना है मीन वैल्यू जो मैंने आपको निकाल के दी, फिर आपने एवरेज लेना है इसका और अंडर रूट ले लेना है, और इसके साथ ये ग्राफ आपने बनाने हैं, ठीक है। पहले साइन वेव बनेगी, फिर इसका स्क्वायर बनेगा, और फिर ये एवरेज वैल्यू की लाइन है ये डॉटेड, यानी इस पहली जीरो और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड किया है, और ये जो लाइन है ये आरएमएस वैल्यू की लाइन है। तो ये क्वेश्चन ये आपने ना यहाँ तक करना है। ये करंट वाला भी इसी तरह ये आपने सॉल्व नहीं करना, बस वोल्टेज वाला करके ये ग्राफ वोल्टेज का बनाना है, उसके बाद करंट का सिर्फ ये लिख देना है कि ये भी इसी तरह ही होता है, सिमिलरली लिख देना है।